You are most welcome to my YouTube channel India that is भारत। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तुम्हें नफरतें भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, सिसकने पे मेरे न फिर तुम हंसोगे, अदावत को दिल से मिटाकर तो देखो। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई सोच और एक नई बात के साथ। और मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अपनी बात को आगे रखने से पहले, आप सबों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं एक अहम मुद्दा और एक अहम बिंदु पर आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं। मेरा आप लोगों से आज एक सवाल है कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि बहुत सारे दुनिया के देश, खास कि यूरोप के बहुत सारे देश हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा विकसित हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। उसका कारण क्या है? हम अपने पड़ोसी देश चाइना को भी ले लें, जापान को ले लें, ये सभी बहुत ज़्यादा विकसित हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो क्या इसका कारण है? मुझे इसका एक सबसे अहम कारण नजर आता है, और वो कारण है युवाओं की सोच। हमारे देश में जो युवा हैं, उनकी सोच यूरोपीय देशों के युवाओं से, चीन में रहने वाले युवाओं से, जापान में रहने वाले युवाओं से, उनकी सोच में थोड़ा फर्क है, अंतर है। एक चीज आप देखिएगा, भारत में आमतौर पर, सबको तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज हम देखते हैं, नजर आती है हमें, कि नौजवान पीढ़ी अपने वक्त को यूं ही बर्बाद करती है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी आबादी देखिएगा, खास कर बॉम्बे में, कैलकाटा में, जो मेट्रोज है इंडिया का, जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है, वहां पर जाके देखिएगा तो नौजवान लड़के नुक्कड़ों पर खड़े हैं, पान गुमटियों के पास खड़े हैं, गप्पे कर रहे हैं। मतलब उनकी कोई सोच, कोई थिंकिंग, फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में उनके कोई मंसूबे, कोई प्लानिंग नहीं है उनके पास। बस यूं ही उनका वक्त गुजरा जा रहा है। तो यहाँ पर एक बात समझने के लायक ये है कि युवाओं की सोच, युवाओं का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो वो काम कर रहे हैं, वही किसी देश की तरक्की को तय करता है। वही किसी देश की तरक्की का परसेंटेज बताता है। कोई मुल्क कितना डेवलप कर चुका है, कितना डेवलप करेगा, या कितना डेवलप कर रहा है, ये युवाओं की शक्ति से पता चलता है। युवाओं के अंदर कितनी शक्ति है, हमारे युवा किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से गाइडलाइन ले रहे हैं, किन चीज़ों का अनुसरण कर रहे हैं, इस बात पे बहुत हद तक ये बात डिपेंड करती है कि हमारा देश कितना तरक्की करेगा। तो जहाँ तक यूरोपियन कंट्री की बात करेंगे, तो वहाँ पर युवाओं को तो आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते जिन विषयों को पढ़ रहे हैं उनका प्रैक्टिकल भी करते हैं, उसके अलावा वो जॉब कर रहे हैं। और इन सब से हट के वो अपने वक्त को, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, अपने टाइम को पूरा यूटिलाइज करते हैं। और हमारे युवा, मैं सबको तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बड़ी आबादी है जो हमारे यहाँ भारत में, देश में, युवा समय को यहाँ पर बर्बाद करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, ऐसी ऐसी चीज़ों में। जो नशा एक बहुत, पूरे भारत में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन भारत के कुछ राज्यों में नशा बहुत तेजी से फैल रहा है, और हमारी युवा पीढ़ी नशे में डूब रही है। कोई सिगरेट पीते हैं बहुत ज़्यादा, कोई खैनी खा रहे हैं, कोई गांजा खा रहे हैं, कोई ब्राउन शुगर ले रहे हैं। तो इस तरह का नशा कर रहे हैं। ये नशा जो है युवा पीढ़ी को कमज़ोर कर रहा है धीरे धीरे, और इनको अंदर से खोखला कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। और हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो युवा हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, उनका किसको फॉलो कर रहे हैं, किन चीज़ों का अनुसरण कर रहे हैं। क्या वो सोच रहे हैं कि हमको देश को तरक्की के रास्ते पर ले के जाना है, हमको जो भी विकास के रास्ते पर चलने के लिए जो भी चैलेंजेस हैं मुल्क के अंदर, जिन चीज़ों को हमें पूरा करना, उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पर। और देखिए, अगर मैं तुलना करूं जापान से और चीन से भारत की, तो एक बात आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि आपको ये पता है, बहुत मामूली सी बात है।
लेकिन इतिहास के पन्नों को हम लोगों को पलटना पड़ेगा। 1945 यानी 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी हुई थी, हमला हुआ था, एटम बम गिराया गया था और वो करीब करीब पूरा डैमेज हो गया था हिरोशिमा और नागासाकी। और जापान की जो आर्थिक ढांचा जो जापान का पूरी तरह से डैमेज हो गया था, कोलैप्स कर गया था, खत्म हो गया था जापान एक तरह से समझा जाए। और 1947 में भारत भी आज़ाद हुआ। और कीजिएगा, जो मैं कड़ी से कड़ी को जोड़ के आपको बता रहा हूँ, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में। उसके बाद 1949 तक चाइना की भी जो आर्थिक हालत बहुत ही रद्दी थे। 1949 में चाइना की भी जो आर्थिक स्थिति थी, जो फाइनेंशियल जो एक आर्थिक ढांचा था, फाइनेंशियल सिस्टम जो था इनका बहुत ही लचर था, बहुत ही कमजोर था। उसके बाद से इन तीनों मुल्कों को वॉच कीजिए, अब ये तीनों बढ़े और आज 2023 के अंदर कौन कहां पे वो आप देख सकते हो, हमको बताने की जरूरत नहीं। नो डाउट, निसंदेह कि हमारा देश भारत तरक्की किया है, आगे बढ़ा है, हर फील्ड में आगे बढ़ा है और इसने अपना परचम लहराया है, इसमें शक नहीं है। यहाँ के युवाओं ने, किसानों ने बड़ी कड़ी मेहनत की और देश को ऊंचाई पर ले गया। लेकिन एक सवाल है, और सवाल ये है कि हमको जहां पर होना चाहिए था, क्या वहां पर हम पहुंच पाए? जिस ऊंचाई पर भारत को होना चाहिए था, जिस जगह पे हमारे देश को होना चाहिए था, क्या हम उस जगह पर पहुंच पाए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अपने आप से पूछिएगा, अपने आप से सवाल कीजिए और चारों तरफ आप अपनी नजर दौड़ाइए। हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, उसके अलावा रक्षा क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप अपनी नजर दौड़ाइए। आर्थिक क्षेत्र में देखिए और किसानों की हालत को देखिए। आप इन सारी चीजों को देखने के बाद खुद फैसला कीजिए कि क्या हम वहां पर पहुंच पाए हैं जहां हमको जरूर होना चाहिए था। और फिर आप चाइना को देखिए। चाइना 1949 में, जबकि उसकी आर्थिक हालात बहुत ही खराब थे, वो आज कहां पर है? आज वो दुनिया के सुपर पावर्स अमेरिका को, रूस को चैलेंज कर रहा है और इनके बराबर में खड़ा हुआ है। और जो मुल्क कभी चाइना से बहुत आगे हुआ करते थे, जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, वो आज कहीं पीछे हैं चाइना से, कहीं पीछे हैं। चाइना से उनका कोई मुकाबला नहीं है। और आज चाइना कहां पर है? या तो रक्षा क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, बड़े बड़े सिटीज का, शहरों का अर्बनाइजेशन जो हुआ है चाइना में, वो देख लीजिए। उनका एक फाइनेंशियल सिस्टम आप देख लीजिए। आप दूसरी तरफ जापान को आ जाइए। चलिए, 1945 में जापान के 2 बड़े बड़े शहर बर्बाद हुए, उसके बाद जापान पे काफी गहरा धक्का लगा। और बीच बीच में भी इवन आपको ये पता होगा कि जापान में अक्सर सुनामी वगैरह आती रहती है, जिससे कई बार बीच में 1945 के बाद भी जापान कई बार उसके बड़े बड़े इलाके जो हैं और बड़ा एरिया जो हिस्सा डैमेज हुआ है और उससे काफी जान माल का नुकसान हुआ है। उसके बावजूद भी आज जापान को आप देख लीजिए, जापान का बनाया हुआ एयर कंडीशन आज अमेरिका में इस्तेमाल हो रहा है, रूस में, फ्रांस में, चाइना में, इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है। जापान की महंगी महंगी कारें, लग्जरी कारें आज कहाँ कहाँ चल रही है और जापान छोटा सा मुल्क, छोटी सी आबादी। तो कहीं ना कहीं ये बात इस बात को साबित करती है कि सोच में परिवर्तन की जरूरत है। सोच में हमें, अपने सोच में हमें, हमारे युवाओं को परिवर्तन लाना ही होगा अगर देश को और ज्यादा तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, देश को फलाह बहबूदी की तरफ ले जाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि हमको विकास के मुद्दों पर बात करनी होगी, शिक्षा के मुद्दों पर बात करनी होगी, स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात करनी होगी और इसके अलावा महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बात करनी होगी, रोजगार के मुद्दे पर बात करनी होगी, बेरोजगारी को दूर करने के मुद्दे पर बात करनी होगी, किसानों की हालत खस्ता जो हो रही है उस पर बात करनी होगी, हमें भ्रष्टाचार के ऊपर बात करनी होगी। यह हमारा मुख्य मुद्दा होना चाहिए। सारे मुद्दों पर अगर हम डिस्कस करेंगे, इन पर बात करेंगे, इन मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे तो हम तेजी से आगे की तरफ निकलेंगे। हमें धर्म के मुद्दे पर बात नहीं करनी चाहिए। धर्म के ऊपर बैठकर बात करें, किसी के धर्म पर टीका टिप्पणी करें
किसी के धर्म पे लांछन लगाएं, किसी के धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें बोले, अनर्गल बातें करें किसी के धर्म के बारे में, किसी को टीस करें, किसी के कपड़े पर, किसी की दाढ़ी के ऊपर, किसी के रहने के ऊपर, तो ये चीजें कहीं ना कहीं देश को पीछे ढकेलती है। इन चीजों से आपस में ईर्ष्या पैदा होती है, नफरत और चिढ़ पैदा होता है, और ये देश को विकास के रास्ते से उतार देती है, विकास की पटरी से उतार देती है। क्योंकि देखिए, धर्म की जो बात है, मैं बता दूं कि देश, हमारा देश भारत एक महान देश है, एक बड़ा देश है, और यहाँ अनेकों धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, एक साथ सदियों से रहते आ रहे हैं। तो धर्म क्या है? आस्था की चीजें, और दिल और दिमाग को अपील करती है। रिलीजन अपील्स टू हार्ट एंड माइंड, ब्रेन को और हमारे दिल को, हमारे दिल और दिमाग को अपील करती है। धर्म जो है, मजहब जो है, हमारे दिमाग और दिल को अपील करता है। तो हर इंसान अपनी रुचि, अपनी पसंद के हिसाब से रिलीजन को प्रैक्टिस करता है, धर्म को प्रैक्टिस करता है, जो जिसे चाहता है उसको प्रैक्टिस करता है। जिसकी जो आस्था उसे मानता है वो उसे मानने दीजिए, उसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि राजनीति को जहां भी हम संलग्न करेंगे, मिलाएंगे, एमालगमेशन होगा पॉलिटिक्स का जहां रिलीजन से, वहां से डैमेज शुरू हो जाएगा, और फिर डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा। पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। पॉलिटिक्स ये तय करेगी कि मुल्क कैसे चलेगा, पॉलिटिक्स ये तय करेगी कि हुकूमत कैसे होगी, पॉलिटिक्स ये तय करेगा कि औरतों को सुरक्षा कैसे दी जाएगी, पॉलिटिक्स ये तय करेगा कि किसानों की जो खराब हालत है उसको सही कैसे किया जाएगा, वुमेन को एम्पावरमेंट कैसे किया जाएगा, एम्पावर कैसे किया जाएगा वुमेन को, और किसान और नौजवानों को इनकरेज कैसे किया जाएगा। पॉलिटिक्स ये तय करेगी। पॉलिटिक्स ये तय करेगी कि हर जगह, देश हमारा इतना बड़ा है, देश के हर सूबे, हर खित्ते, हर डिस्ट्रिक्ट, हर मोहल्ले में जस्टिस और इंसाफ हो। पॉलिटिक्स ये तय करेगा। पॉलिटिक्स ये नहीं तय करेगा कि कौन किस धर्म को मानेगा, कौन किस मजहब को प्रैक्टिस करेगा, कौन किसका अनुयायी बनेगा, कौन कहां जाकर पूजा करेगा, कहां जाकर इबादत करेगा। जिस दिन ये बात हम लोग समझ जाएंगे और हमारे युवा समझ जाएंगे, उस दिन हमारा मसला हल होता है, उस दिन खत्म। और मैंने जो मिसालें आपको पहले दी, यूरोपियन कंट्रीज की, चीन की, जापान की, रूस की, वहां यही सब होता है, वहां यही मामला है। जो नहीं मानते मजहब को, नास्तिक हैं, वो अपने रास्ते पर है। जो किसी एक मजहब को मानते हैं, कुछ हैं किसी एक मजहब को मानते हैं, कुछ है किसी तीसरे मजहब को मानते हैं। तो सबका अपना चल रहा है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सब अपना है। लेकिन क्या है कि सबके अंदर एक सोच कि हम रूस के हैं रूसी, हम चाइना के हैं चीनी, हम जापान के जापानी, हम अमेरिका के अमेरिकन, हम सबको मिलकर अपने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लाना, अपने मुल्क को डेवलप करना, अपने मुल्क को खुशगवार बनाना, अच्छा बनाना। उसी तरह हमारी ये सोच ही नहीं चाहिए कि हम सारे मिल के अपने प्यारे देश भारत को एक गुलिस्तान की तरह बनाए, एक गार्डन की तरह बनाए, जहाँ पे हर रंग बिरंग के हर तरह के फूल है, और सब मुस्कुरा रहे हैं, सब खुश हैं, आपस में मिलजुल कर सब रहे। और देश को तरक्की कराने के लिए, देश को डेवलप करने के लिए, देश को विकास के रास्ते पर अग्रसर करने के लिए हम वो सारा प्रयत्न करें जो कर सकते हैं। और उसमें सरकार की हम मदद करें, हम सरकार की मदद करें और सरकार हमारी मदद करे। हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, दूसरे की मदद करें, और धर्म जो जिसका है उसको प्रैक्टिस करने दीजिए। अपने धर्म पर जो जैसे अपने हिसाब से चल रहा है उसे चलने दीजिए। कोई किसी के धर्म से छेड़छाड़ ना करे, कोई किसी के धर्म पर टीका टिप्पणी ना करे। क्योंकि देखिए, जब विकास होगा नहीं देश में, जब बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, तो ये धर्म का मुद्दा जानबूझकर घुसाया जाता है। क्यों घुसाया जाता है? ये धर्म को लाया जाता है, मंदिरों मस्जिद को लाया जाता है, धार्मिक ग्रंथों को लाया जाता है, ताकि आपका ध्यान भटक के इन्हीं चीजों में उलझा रहे। आपका ध्यान चिकित्सा पर ना जाए, आपका ध्यान पे सड़क पर ना जाए, आपका ध्यान नालियों में से निकलने वाले गंदे पानी जो सड़क पर बहते हुए जा रहे हैं उन पे ना जाए, आपका ध्यान औरतों की सुरक्षा पर ना जाए, आपका ध्यान किसानों की जर्जर हालत पे न जाए, आपका ध्यान युवाओं, बेरोजगार युवाओं पे न जाए, आपका ध्यान चिकित्सा के क्षेत्र में न जाए, शिक्षा के क्षेत्र में न जाए, सुरक्षा के क्षेत्र में न जाए, आपका ध्यान मुल्क की सरहदों की सुरक्षा के बारे में ना हो। तो जब हमारा ध्यान, हमारा दिमाग धर्म में भिड़ा रहेगा, धर्म को लेकर हम दिन रात खिचड़ लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, हम उनके धर्म पर टिप्पणी करें, वो हमारे धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, हम उनको उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं, वो हमको उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं, तब तक जो है
मसले का हल नहीं होगा और इस तरह से हम जो है अपने मुल्क के बर्बादी के जिम्मेदार खुद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये देश सारे लोगों का देश, सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, सारे लोग इस मुल्क में रहते हैं और सदियों से रहते आ रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आप देख सकते हैं तो ये तो दिन के सूरज की तरह चमकता हुआ सच है जिसे कोई झुटला नहीं सकता है। अगर आपके कोई झारखंड के एक मशहूर मारूफ शहर डाल्टनगंज के बारे में आपको बता दूं कि जिस किसी के कोई हित संबंधी रिश्तेदार रहते हैं तो वो पता कर लें, या किसी को जाने का मौका मिला तो अपनी आंख से जाकर देख लें कि डाल्टनगंज में हिंदुओं का शमशान मुसलमानों के इलाके में और मुसलमानों का कब्रिस्तान हिंदुओं के इलाके में, और कभी आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई। कभी आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई। क्रिश्चियनों का जो चर्च होता है, गिरजाघर, वो भी हिंदुओं के इलाके में, कभी आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई। सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जगह पर जा रहे हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आम जनता से मैं अपील करता हूँ, आम लोगों से अपील करता हूँ, आप लोगों से अपील करता हूँ, आप जो सब मुझे सुन रहे हैं, कि नफरत को खत्म करने की कोशिश की जाए, क्योंकि नफरत जो है जहर से भी ज्यादा नफरत जो है इंसान को सिर्फ खत्म नहीं कर देती है, इंसान के अंदर की अच्छाई को मिटा देती है, इंसान का जो वजूद है उसमें एक बदनुमा दाग लगा देती है नफरत। इस नफरत को हम आपस में अपनी सोसाइटी में अगल बगल जहां भी रहते, जहां भी देखे ऐसा कुछ मामला वहां खत्म किया जाए और मिलजुल के आपस में इस तरह से रहें मजबूती के साथ, ताकि हमको कोई डिगा ना सके, हमको कोई हिला ना सके। आज मैं अपनी सारी बात को जो भी की है, आप में से किसी को भी कोई ठेस पहुंचा हो या मेरी बात से किसी को कोई तकलीफ हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, और मेरी बात अच्छी लगी तो उसकी सराहना करें। और मैं आप लोगों से पुनः अपील करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। आदाब।